छात्रों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं समकालीन भारत एवं शिक्षा विषय पे पहला टॉपिक ही पढ़ाऊंगा आपको, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये पुस्तक है डॉक्टर अरुण गुप्ता और पब्लिशर हैं इसके लखनऊ, ठाकुर पब्लिशर लखनऊ। अच्छी पुस्तक है, ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्थिति में, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हम सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब ज़रूरत है हमको कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ही कुछ खास फोकस किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, पहला ही टॉपिक करा देता हूँ, जो है इंडिया एजुकेशन, भारत में शिक्षा, इंडिया एजुकेशन। यानी कि भारत में शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत में शिक्षा की शुरुआत आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है, जो भारत में वैदिक युग कहलाता है। वैदिक युग दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल, सेकंड उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा का अर्थ है वैदिक काल के समय में कि विद्या, ज्ञान, बोध एवं विनय से होता है। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था। शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा का अर्थ हम दो संदर्भ में ले सकते हैं, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में सिर्फ व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए जितना ज्ञान अर्जित कर सकता है वह संकुचित अर्थ में है। दूसरा है व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था। अतः इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा कि आर के मुखर्जी के अनुसार प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूप से धर्म से प्रभावित रहा है। वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था। जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विद्याओं में बटा हुआ था, परा व अपरा। परा वह एजुकेशन है जिसमें हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना द्वारा ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना परा का अर्थ है। और अपरा जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो अपने जीवन को चलाने के लिए जरूरी आवश्यक ज्ञान होता है, उसको हम अपरा ज्ञान कहते हैं। डॉक्टर F.W. थॉमस ने भी कहा है भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली हो। According to Dr. F.W. Thomas, education is not exotic in India. There has been no country except India where the love of learning had so early and origin or has exercised so lasting and powerful influence। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार, और हमारे कई सारे टॉपिक मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो वैदिक कालीन की जो विशेषताएं थी, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशेषताओं में यहाँ 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा पर नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशंस ऑफ वैदिक पीरियड्स। जैसे कि
मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा और इसका परिचय, शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं, वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं, सेकंड टॉपिक है हमारा ये। तो शिक्षा से इसमें हमारे 7 खास तौर पे 7 विशेषताएं हैं। शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थाएं, पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, अनुशासन, स्त्री शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध। थोड़ा बहुत इसमें आपको कुछ खास बातों से परिचय करा देता हूँ। शिक्षा प्रणाली क्या है? शिक्षा प्रणाली में वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का संबंध होता था। गुरु को आध्यात्मिक पिता का दर्जा प्राप्त था और छात्र सुनने के पश्चात मनन चिंतन करते थे। उस समय में मौखिक पद्धति प्रचलन में थी। कभी कभी वाद विवाद, प्रतियोगिता, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य, ऐसा शिक्षा प्रणाली भारत में थी। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं वैदिक काल में गुरुकुल या आश्रम हुआ करते थे और आश्रम में रहकर बच्चे अपना शिक्षा कार्य पूरा करते थे। बच्चे संपूर्ण शिक्षा गृह आश्रम गुरुकुल में रहकर ही पूरा करते थे। तीसरा है इसमें आपका कुछ उस समय की संस्थाएं गुरुकुल प्रणाली थी, जैसा कि आज भी भारत में देखने को मिलती हैं। कई संस्थाएं भारत में इस समय चल रही हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है, नारी निकेतन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी स्थापना की थी। इस तरह की संस्थाएं आज भी भारत में चलन में है। उस समय का पाठ्यक्रम, जैसे कि आज आप जानते हैं कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो पढ़ने को आपको मिलते हैं और अपने चॉइस के आधार पर अपना सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन उस समय कुछ इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन हुआ करते थे, जैसे कि राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान और नृत्य, कला, संगीत व अभिनय, इनको विशेष स्थान दिया गया था पाठ्यक्रम में। परीक्षाएं हमेशा मौखिक हुआ करती थी, लिखित कोई परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी। और नेक्स्ट है अनुशासन। गुरुकुल में अनुशासन, छात्र पिता पुत्र का संबंध अच्छा होता था, इसलिए छात्र आत्मानुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित करने के लिए दिया जाता था और बच्चे स्वयं अनुशासित होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा। उस समय स्त्री को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार था। बीच में हमारे भारत में शिक्षा स्त्रियों की ख़त्म सी हो गई और अब फिर चलन में शिक्षा का अधिकार भारत में नारी को दिया गया है। गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही निकटता का होता था। वो एक दूसरे का बड़ा ही सम्मान करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। सभी शिष्य गुरुकुल में एक परिवार की तरह रहा करते थे और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रखते थे। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंधी किसी संस्था के मध्य से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। अगला पॉइंट इसमें वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य। ये मैंने अभी विशेषताएं पूरी की हैं और अगला पॉइंट है इसमें शिक्षा के आखिर उद्देश्य क्या थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता बेटा आपके। तो उद्देश्य इसमें है पवित्रता की भावना का विकास करना, चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण में हमारी शिक्षा किस तरह से सहायक हो सकती है हमको। प्राचीन काल में शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। व्यक्ति के विकास में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, अर्थात प्राचीन काल शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती थी।